लास्ट में हाँ भाई, अरे क्या नाम है, बात नहीं करोगे। अनुज बात ही नहीं करो भाई लास्ट पेज में। अच्छा देखो, क्वेश्चन हमारा ये है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स आर 10 न्यूटन एंड 16 न्यूटन। मतलब दो वेक्टर्स गिवन है और ये जो दो वेक्टर्स हैं इनको ए और बी एज्यूम कर लेता हूँ मैं, इनके बीच में मैग्नीट्यूड, और ये गिवन है कि इनका मैक्सिमम रेजल्टेंट कितना है 16। 10 थोड़ी हो सकता है, 10 और 16 दो दी है ना, तो इनमें एक मैक्सिमम एक मिनिमम। अब पहले अगर मैंने 10 लिख दिया तो इसका मतलब 10 मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम तो ज़्यादा वाला होता है ना। देखो दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रेजल्टेंट कितना होता है a प्लस बी, पिछली क्लास में कराया था मैंने। ये रहा रेजल्टेंट मैक्सिमम कितना होता है a प्लस बी, और मिनिमम कितना होता है a माइनस बी।
तो इनमें a प्लस बी क्या होना चाहिए इन दोनों में से, 16 और 10 में से 16, और मिनिमम डिफरेंस ही तो होगा कम, है ना। अच्छा, इन दोनों का अगर मैं सॉल्व कर दूं तो दोनों वेक्टर्स की वैल्यू आ जाएगी। 2a इक्वल टू 26, a तो आ गया 13 और b कितना आ गया 3, a और b आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड दी देयर रिजल्टेंट इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब अगर a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा। a तो हमने पता कर लिया 13 न्यूटन है और b पता कर लिया 3 न्यूटन है, एंड a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट बताना है। 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। वैसे देखो रिजल्टेंट तो हम बता देंगे। रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, यही होता है ना। और थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, है ना। दिस 90 इज व्हाट, इट इज थीटा। तो रिजल्टेंट कितना आ गया 13 स्क्वायर 10 स्क्वायर नहीं 3 स्क्वायर 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है 0, तो सिर्फ ये बच जाएगा 169 प्लस 9 178। ये तो रिजल्टेंट आ गया। लेकिन मैंने बताया था रिजल्टेंट में हमेशा दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है। कौन सी है दूसरी क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी क्या है जो रिजल्टेंट में कैलकुलेट करनी है, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब आर जो है आर वो कितना एंगल बना रहा है, या तो ए के साथ बता दो या बी के साथ बता दो, ठीक है। वैसे आर होगा किधर, अगर मैं चेक करना चाहूँ यहाँ पे आर होगा किधर, तो देखो ये कौन सा वेक्टर होगा, बी होगा। ए और बी दोनों सेम ऑर्डर में है नहीं, तो अगर ए और बी सेम ऑर्डर में हो तो जो रिवर्स ऑर्डर में होता है वही तो होता है रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, ये आर, ठीक है। आर का मैग्नीट्यूड हमने बता दिया है, आर की डायरेक्शन और बतानी है। तो सपोज कर लो आर कितना एंगल बना रहा है बीटा, किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। तो अगर ये कैलकुलेट करना हो हमें कि कितना एंगल बना रहा है, तो उसके लिए आर का ए के साथ मैं एंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ बीटा। उसके लिए क्या रूल बताया था, यहाँ क्या लिखोगे टेन बीटा, इधर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। किसके साथ एंगल कैलकुलेट कर रहे हो, ए के साथ, और बी के साथ नहीं कर रहे हो, तो बी दोनों के साथ आएगा, यही आएगा ना। जिसके साथ कैलकुलेट करते हैं उसको एक बार लिखते हैं। तो ये कितना आ गया, जैसे बी की वैल्यू कितनी है 3, साइन थीटा कितना है 90 अपॉन ए कितना है 13 प्लस 3 कॉस 90। तो ये कितना आ गया, साइन 90 कितना होता है और कॉस 90 0, तो 3 इंटू 1 अपॉन 13 प्लस 0 कितना आ गया 3/13, ठीक है। तो फाइनली टेन बीटा कितना आ गया, टेन बीटा आ गया 3/13, लेकिन हमें बीटा बताना है, तो बीटा कितना आ गया टेन इनवर्स 3/13, ठीक है। विद ए, ये भी लिखना है, क्या हमने एंगल ए के साथ बताया है विद वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन नोट करो, जल्दी नोट कर लो। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने, एक मिनट कर लो भाई नोट।
करो जल्दी करो। देखो अगर किसी को कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए, टॉपिक में कुछ बातें समझ में नहीं आती हो तो पूछ लिया करो तुम, ठीक है ना। उसमें कोई ऐसे शर्माने की बात नहीं है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो बच्चे क्या सोचेंगे। जो समझ में नहीं आता वो पूछ लिया करो, ठीक है। कोई नहीं, अभी कर लो। अभी क्वेश्चन को नोट नहीं किया इतनी देर। अभी दिखाते हैं, एक मिनट। साइड में उस बच्चे ने नोट कर दिया हो क्वेश्चन। ले भाई जल्दी करो। अरे चिराग बातें नहीं करो भाई। ठीक है, कर लिया होगा अब तो क्वेश्चन। सैयदा आगे आ जाओ, अगले बेंच पे आ जाओ। चलो आ जाओ आगे। कोई बात नहीं। कर लिया मैंने नोट्स अपने।
कर लिया? एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूं मैं तुम्हें। क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस इज 3:5. And their sum is 25 Newton. Find the resultant if they act at 120 degree between them. Second question, the resultant of two forces the resultant of two equal forces is equal to either find the angle between the two forces. Find the angle between the two forces. ठीक है, ट्रायंगल लॉ के बाद आ जाता है, कर लिया नोट सबने? करो जल्दी नोट करो। क्रिश है ना, अनुज, सैयदा दीपिका, मौसम, मुस्कान, चिराग, निशांत, निशांत है ना सर, अनुज, योगेश, या तेरा नाम भूल गया यार, क्या नाम है? लक्ष्य, और लक्ष्य के मोहित, तेरा याद था मुझे, प्रिंस, और अनुज तो दोनों हो गया। तेरा क्या नाम है? सक्षम,
याद था मुझे। लक्ष्य, सक्षम, यथार्थ, विशाल और आशुतोष, सुमन। लक्ष्य और संयम। चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या है। पैरेललोग्राम लॉ ये है कि सपोज कर लो कि हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं और ये जो दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज द अदर वेक्टर b, both are acting at an angle theta with each other। ठीक है, ट्राइंगलों में क्या करते थे हम, इन दोनों को सेम ऑर्डर में लेते थे और एक ट्राइंगल बना देते थे। उस ट्राइंगल की जो रिवर्स ऑर्डर में जो साइड होती थी वो रेजल्टेंट होता था। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ में क्या करना हमें, पैरेललोग्राम लॉ में यहाँ इन दोनों वेक्टर्स का यूज करके एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसके साइड सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। देखो एक ये वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर यहाँ था b, ये वाला वेक्टर कौन सा होगा b, और ये कौन सा होगा। अगर ऊपर वाले a और b को देखते हो, इन दोनों को सेम ऑर्डर में है ना, और नीचे वाले a और b को देखते हो, ये भी सेम ऑर्डर में है। a और b का यूज करके हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया whose two consecutive sides are in same order a and b। तो जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, डायगोनल रिवर्स ऑर्डर में है ना, देखो चाहे ऊपर वाले दोनों के साथ देख लो, उनके साथ में भी रिवर्स ऑर्डर में ये डायगोनल, चाहे नीचे वाले देख लो, इनके साथ भी रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि टिप से टिप कनेक्टेड है। दिस विल बी द रिजल्टेंट। ठीक है, और रेजल्टेंट का एंगल ए के साथ कितना है, बीटा। तो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट में डिफरेंस है, बाकी अगर रेजल्टेंट कैलकुलेट करोगे तो भी वही फॉर्मूला आएगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। और अगर बीटा कैलकुलेट करोगे तो भी वही आएगा जो ट्राइंगलों में आया था, tan बीटा इज कितना आएगा, sin थीटा अपन cos थीटा। पहले किसके साथ एंगल है, ए के साथ, बी के साथ नहीं है। जिसके साथ एंगल उसको एक बार में लिखते हैं। ठीक है, ये आएगा। अब स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। स्टेटमेंट ये है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन सेम ऑर्डर, if two vectors are represented by the two sides of a parallelogram taken in same order, then the resultant of that parallelogram taken in reverse order will be the resultant। समझ में आ गया। ठीक है, तो नोट कर लो, पहले ही नोट कर लो, उसके बाद स्टेटमेंट नोट करा देता हूँ मैं। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जो दो वेक्टर्स दिखाए हैं ना, ए और बी, ये ए है ये बी है, ए और बी का यूज करके हम इन दोनों को सेम ऑर्डर में लिखेंगे। सेम ऑर्डर में लिख दिया, यहाँ ए के साथ बी लिख दिया, यहाँ भी बी के साथ ए को सेम ऑर्डर में ड्रॉ कर दो। देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में है ना, ये दोनों भी सेम ऑर्डर में है, तो दो वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में लेने पर एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा जिसको रिवर्स ऑर्डर में लेंगे वो होगा रेजल्टेंट। पैरेललोग्राम का डायगोनल रेजल्टेंट। ट्रायंगल में क्या होता था कि जो ट्रायंगल बनता था, पहले तो ट्रायंगलों में हम क्या करते थे भाई, एक वेक्टर ए ले लिया, एक वेक्टर बी है,
ये वेक्टर बी होगा। यहाँ पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं करना है हमें, यहाँ क्या बताना है कि we take the two vectors as the two sides of a triangle taken in same order, then the third side of the triangle taken in reverse order will be the resultant. पैरेललोग्राम पूरा नहीं करना, बस यहाँ सिर्फ इसका डिफरेंस है, बस यहाँ वेक्टर ए को रिप्रेजेंट नहीं करना, बाकी सब कुछ सेम है। डेफिनेशन में ट्राइंगल की जगह पैरेललोग्राम लिख देंगे, ठीक है। तो नोट कर लो एक बार इसको, फिर मैं तुम्हें स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ इसकी। स्टेटमेंट नोट कर लो, हो गया यहाँ तक नोट। तो स्टेटमेंट ये है इसकी, इफ the two vectors are represented by the two sides of a parallelogram taken in same order, then the third side taken in reverse order will be the resultant. Third side taken in reverse order will be the resultant. हाँ, ये मैंने यार वो एक्चुअल में ना पता नहीं मेरा दिमाग थोड़ा काम नहीं किया यहाँ पे। देन दी थर्ड साइड की जगह, थर्ड साइड तो ट्राइंगल में लिखते हैं हम, थर्ड साइड की जगह पे क्या लिखना है, डायगोनल, ठीक है। थर्ड साइड नहीं लिखना है यहाँ पे, थर्ड साइड की जगह क्या लिखना है, डायगोनल, ठीक है। ट्राइंगल लॉ में थर्ड साइड लिखना है और पैरेललोग्राम लॉ में डायगोनल। आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो पॉलीगन लॉ क्या है, पॉलीगन लॉ है अगर किसी पॉइंट पे दो से ज़्यादा वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक आदमी इधर फोर्स लगा रहा है F1, एक आदमी इधर फोर्स लगा रहा है F2, एक आदमी इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है F3, एक इधर फोर्स लगा रहा है F4। बहुत सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं इस पे, ठीक है। तो अब इन सब का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, इन सब फोर्सेस का।
तो रेजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए पॉलीगन लॉ क्या बोलता है? पॉलीगन लॉ ये कहता है कि इन सारे फोर्सेस को है ना सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर लो, सारे के सारे फोर्सेस को। जैसे मैं यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, ये पॉइंट ओ एज्यूम कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं F1 दिखा रहा हूँ, ये हो गया F1। डायरेक्शन और लेंथ दोनों सेम होनी चाहिए, F1 ठीक है। F2 की डायरेक्शन देखो इधर है, और जो भी लेंथ है और जो डायरेक्शन है वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखो जिधर F2 की डायरेक्शन है उधर ही दिखाया मैंने F2। F2 हो गया, दिस इज F2। F2 भी हो गया। F3 का नंबर आ जाता है। F3 देखो इधर है, बिल्कुल ऐसे ही दिखाऊंगा मैं, जिधर है उधर ही दिखाना है। F3 ऐसे है ना, गलत तो नहीं हो गया? गलत हो गया, थोड़ा ये इधर था, थोड़ा सा इधर था, पर कोई नहीं, समझ जाओगे ना। F3। F4 किधर है? इस साइड में। F4 को भी शो कर देता हूँ। ये कौन सा हो गया? F4। सारे शो कर दिए। तो अब एक ओपन पॉलीगन बनाए जो कि क्लोज्ड नहीं है। ओपन पॉलीगन मतलब जैसे देखो, ये देखो, ये क्या है? हेक्सागन। हेक्सागन ओपन है, लेकिन ये क्योंकि इसकी एक साइड मिसिंग है, यहाँ पे एक साइड गायब है ना। ये क्या है? एक ओपन पॉलीगन। ऐसे ही बिल्कुल ये भी पॉलीगन है, लेकिन ये भी ओपन है, क्योंकि अगर यहाँ पर भी साइड हो जाती ना कोई तो ये क्लोज हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर ये साइड नहीं है तो इसका मतलब ओपन है ये, या कोई भी एक साइड नहीं है तो ओपन है। बिल्कुल ऐसे ही अगर यहाँ पर भी मैं एक लाइन बना दूँ यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या बन जाएगा? क्लोज। अभी कैसा है? ओपन। पॉलीगन क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि जिसमें दो से ज़्यादा साइड्स होती है उसको पॉलीगन ही बोलते हैं। ट्राइंगल भी पॉलीगन ही है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन ही है, ठीक है, रेक्टेंगल भी पॉलीगन है, सब पॉलीगन है जिनकी दो से ज़्यादा साइड्स होती हैं। तो ये भी पॉलीगन है, लेकिन ये ओपन है। ठीक है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर तुम इसको क्लोज कर दो, अगर तुम इसको क्लोज कर दो किसी वेक्टर का यूज करके, और क्लोज करते टाइम उस वेक्टर को रिवर्स ऑर्डर में लो, अभी फिलहाल देखो सारे सेम ऑर्डर में है ना, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर रहा हूँ मैं इसको, एक लाइन बना दूंगा, ये होगा आर, ये इन सब का रेजल्टेंट होगा। आर क्या होगा? F1, F2, F3 और F4 इन सब का रेजल्टेंट। ठीक है, इसको मैं प्रूफ भी करूंगा अभी। फिलहाल के लिए पॉलीगन लॉ की स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? स्टेटमेंट पॉलीगन लॉ की ये होनी चाहिए कि इफ द गिवन वेक्टर, मतलब जितने भी गिवन है, 2 4 6, मतलब 2 से ज़्यादा ही होंगे, 3 या 4 या 5 या 6 या 7, जितने भी वेक्टर्स गिवन है, if the given vectors are represented by the sides of an open polygon taken in same order, सारी सेम ऑर्डर में है, ठीक है। if the given vectors are represented by the sides of an open polygon taken in same order, then the closing side of that polygon taken in reverse order will be the resultant। ठीक है, उस पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी ना, जो रिवर्स ऑर्डर में लेके, वो होगा उन सब का, बाकी होगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट नोट करो। स्टेटमेंट इसकी ये है, if the given vectors
if the given vectors are represented by the sides of an open polygon taken in same order ठीक है, then closing side of that polygon taken in reverse order will be the resultant. Closing side of that polygon taken in reverse order will be the resultant. ठीक है, तो R किसके इक्वल होना चाहिए? R होना चाहिए F1, F2, F3 और F4, इन सब का रेजल्टेंट होना चाहिए R. ठीक है, इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे. नोट कर लिया ये स्टार्टिंग से, ये नोट कर लिया डायग्राम, सबने कर लिया ना? ठीक है, ये स्टेटमेंट और नोट कर लो, फिर उसके बाद इसका प्रूव कराएंगे. टेस्ट एमसीक्यू टाइप में है, लेकिन तुम्हें सारा सॉल्यूशन करके दिखाना है. ठीक है, सॉल्यूशन सारा करके दिखाना पेपर के अंदर. जल्दी करो भाई, हो गया? अब मैं इसको प्रूव करा रहा हूँ. यहाँ पे देखो, क्वेश्चन रेडी है. एल डी ए, ये क्या होता है? अच्छा, ठीक है. देखो, ये है F1, दिस इज F2, दिस इज F3, दिस इज F4, और ये प्रूव करना था हमको कि ये R किसके इक्वल है? F1, F2, F3, F4 के सम के इक्वल. ठीक है, ये प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? एक मिनट. मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ये एक वेक्टर शो किया है मैंने, ये वाला वेक्टर. इस वेक्टर को मैं P सपोज कर लेता हूँ.
ठीक है। और एक वेक्टर और शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक वेक्टर मैं और शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला। इस वेक्टर को मैंने क्या सपोज कर लिया है, Q। ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि R किस किस का रेजल्टेंट है, F1, F2, F3 और F4। ठीक है, इन चारों का रेजल्टेंट है R, ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए तुम सबसे नीचे वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 1 देखो, ये है ट्राइंगल नंबर 1, ये ट्राइंगल नंबर 2 और ये ट्राइंगल नंबर 3। इन ट्राइंगल 1 फर्स्ट वाले ट्राइंगल में अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो, सेम ऑर्डर में कौन कौन है, F1 और P क्या है, रिवर्स ऑर्डर में, P रिवर्स ऑर्डर में है, तो P रेजल्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल लॉ के हिसाब से मैं यहाँ ट्राइंगल लॉ का यूज़ कर रहा हूँ। पैरेललोग्राम लॉ प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ट्राइंगल लॉ का यूज़ करेंगे हम। तो P रिवर्स ऑर्डर में है तो P रेजल्टेंट होना चाहिए। तो P किसके इक्वल होना चाहिए, P इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो सेकंड वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल नंबर 2 देखना एक बार, सेकंड ट्राइंगल में कौन कौन सेम ऑर्डर में है, P एंड सेम ऑर्डर में कौन कौन है। हाँ भाई, मुस्कान बताएगी। P एंड, हाँ मुस्कान बोलो, P और F3 क्यों है सेम ऑर्डर में, P और F3 को तुम सेम ऑर्डर में क्यों बोल रहे हो, मतलब ऐसा क्या है इनमें जो ये सेम ऑर्डर में है। हाँ भाई सक्षम, F1 प्लस F2 तो P हो गया, वो तो ठीक है, वो तो हम समझ गए यहाँ पे। लेकिन तुम ये कह रहे हो कि P और F3 का सम Q के इक्वल है। हाँ भाई चिराग, देखो P की जो टिप है, यहाँ देखो P की जो टिप है और F3 की जो टेल है, यहाँ देखो अलग से बना दिया, P की टिप से F3 की टेल कनेक्टेड नहीं है। तो जब एक वेक्टर की टिप से दूसरे की टेल कनेक्ट होती है, सेम ऑर्डर में होते हैं वो, तो रिवर्स ऑर्डर में होता है जो भी, उसको हम बोलेंगे रेजल्टेंट। यहाँ है क्या रिवर्स ऑर्डर में, Q, तो Q किसका रेजल्टेंट होना चाहिए, P और F3 का। ठीक है ना। तो ट्राइंगल नंबर 2 में Q रिवर्स ऑर्डर में है, इसलिए Q होना चाहिए क्या, रेजल्टेंट। और किस किस का, P और F3 का, क्योंकि जो सेम ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, उन्हीं की वजह से रेजल्टेंट बनता है। अच्छा, ट्राइंगल नंबर 3 में, ट्राइंगल 3 सेम ऑर्डर में कौन कौन है, देख लो Q और F4 है ना, क्योंकि Q की टिप से F4 का टेल कनेक्ट है। और ये क्या है R, ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो R रेजल्टेंट होना चाहिए किस किस का, Q और F4 का, या नहीं। ठीक है, R रिवर्स ऑर्डर में है ना, तो R किस किस का रेजल्टेंट है, R इज द रेजल्टेंट ऑफ Q एंड F4। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू Q प्लस F4 था, Q की वैल्यू पहले पता कर ली हमने कितनी, P प्लस F3। देख लो सेकंड इक्वेशन में Q की वैल्यू तो P प्लस F3 है प्लस F4, और P की वैल्यू क्या है, F1 प्लस F2। तो R कितना आ जाएगा, P की वैल्यू क्या है, F1 प्लस F2 प्लस
F3 ये रहा और प्लस ये F4 आ गया। ये दोनों मैंने वैल्यू किसकी पुट करी है, P की, और यहाँ ये दोनों किसकी वैल्यू पुट करी थी, Q की। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली R की वैल्यू आ जाती है, R इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो एक बार इसको। ये डायग्राम बना लिया सबने? डायग्राम किसने ड्रॉ नहीं किया अभी तक? जल्दी करो भाई फटाफट, जल्दी नोट कर लो। अभी लक्ष्य आ रहा है समझ में? योगेश, निशांत, हाँ भैया सर, समझ में आ गए यहाँ तक? विशाल, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ भाई, क्या नाम, उसके नाम फिर भूल गया मैं, क्या बताया? सही है सर, सही है। ठीक है, जल्दी नोट करो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, किसने नहीं किया? किसने नहीं किया? ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन क्या होता है? देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर ये कोई दो वेक्टर्स हैं A एंड B, ठीक है, बातें नहीं करो भाई। इफ दीज आर टू वेक्टर्स A एंड B, तो A और B के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, A और B का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम, है ना? अभी पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आंसर आया था हमारा रूट में 178, तो वहाँ A और B दो वेक्टर थे तो गिवन थे, ये देखो A गिवन था यहाँ पे कितना 13 और B गिवन है कितना 3, और A और B का यूज करके R कितना पता किया हमने, R कितना आया रूट 178, है ना? अब हमें इस प्रोसेस को उल्टा करना है। अब हमें R की वैल्यू गिवन है और R का यूज करके A और B पता करना है। ठीक है, यहाँ A और B पता था और हमने R पता किया, ठीक है, R की वैल्यू आई रूट 178, लेकिन अब हमें इसका उल्टा करना है। ये जो प्रोसेस होती है ना R को कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब कंबाइन करना, इन दोनों को कंबाइन करके R पता करना, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, मैंने क्या बताया? कॉम्पोजिशन इज व्हाट? कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स, कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स होता है बाय यूजिंग ए एंड बी, ए और बी का यूज करके फाइंड आर, आर को फाइंड आउट करो, ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन। लेकिन इसका उल्टा जो है, अगर हमें आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है हमें, आर इज नोन टू अस, ए और बी पता करना है, ए पता करना है, ए कितना होगा, बी पता करना है,
ठीक है, मतलब बाय यूजिंग आर का यूज करके फाइंड ए एंड बी, ए और बी को फाइंड आउट करना है। इससे उल्टा हो गया ना ये प्रोसेस। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, क्या बताया मैंने, कॉम्पोजिशन। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर ए और बी पता है और आर फाइंड आउट करना हो। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई, हमारा टॉपिक था रेजोल्यूशन क्या होता है। तो रेजोल्यूशन किसी एक वेक्टर को, ठीक है, दो वेक्टर्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, दो वेक्टर्स में कन्वर्ट करना। और इसको जब हम दो वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे ना, मान लो ये हमारे पास गिवन है दैट दिस वेक्टर इज आर, मुझे इसको दो वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, एक इधर होना चाहिए और दूसरा इधर होना चाहिए। ये एंगल भी हमें पता है। ठीक है, तो ये जो थीटा के साथ वाला जो पार्ट है ना, ये थीटा के साथ वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब जो ए की जो वैल्यू है और जिधर बी था उस बी की जो वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। नॉर्मली याद ये रखना है कि थीटा के साथ में जो भी हो, थीटा के साथ वाला वो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो जहाँ थीटा नहीं है वो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा आर कोस थीटा के इक्वल होता है। हाँ अभी बता दे, यहाँ ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, और वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा कितना होता है, आर साइन थीटा। जनरली जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको आर एक्स से भी डिनोट करते हैं क्योंकि एक्स डायरेक्शन में होता ही, और वर्टिकल कंपोनेंट को आर वाई से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि वाई डायरेक्शन में होता है ना। तो ये अब मान लो ऐसे गिवन है दैट दिस इज आर, इसको तुम्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक पार्ट ये और एक ये, और ये वाला एंगल थीटा है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसको बोलेंगे हम, मैंने देखो हमें जो आर के जो दो टुकड़े करने हैं ना, आर के जो दो पार्ट्स करने हैं, मतलब आर के जो दो कंपोनेंट्स हमें करने हैं हमारे सिलेबस में जो हैं, वो है कि आर के हमें दो पार्ट्स करने हैं, दो कंपोनेंट्स करने हैं, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। बाकी ऐसा भी हो सकता है भाई ये आर दे रखा हो, आर के दो दो कंपोनेंट करने हैं, एक इधर और एक इधर, एक कंपोनेंट आर के साथ अल्फा एंगल बनाए, एक बीटा एंगल बनाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स करने हैं, जरूरी थोड़ी ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो हमें डिस्कस करना है वहाँ पे आर के हमें ऐसे दो कंपोनेंट करने हैं जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ कितना आएगा, थीटा के साथ वाला कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल, ये हमेशा आर कोस थीटा होता है। और ये वाला कौन सा होता है, आर साइन थीटा। अब तुम ये कहोगे यार साइन थीटा और आर कोस थीटा क्यों होता है, मान लो तुम ये पूछो कि क्यों होता है ऐसा, तो उसका रीज़न ये है, देखो सपोज कर लो ये है गिवन वेक्टर आर, और मैं ये दो गिवन वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ए और बी। ए और बी क्या है, ए और बी ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका रेजल्टेंट है आर। तो अगर आर रेजल्टेंट है, अगर आर रेजल्टेंट है तो बी को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, ए और बी सेम ऑर्डर में होगी तभी तो रेजल्टेंट होगा, या नहीं, बी को ऐसे डिनोट कर सकता हूँ मैं। सपोज कर लो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट में, मतलब देखो हम कर रहे हैं रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब आर को हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आर की हेल्प से क्या क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, ए और बी, ए और बी की वैल्यू, ये एंगल थीटा है, तुम ये बताओ इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए बाय आर, कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेन्यूज ही तो होता है।
तो ए कितना आ गया, आर कॉस थीटा आ गया। ए कितना आ गया, आर कॉस थीटा। बिल्कुल ऐसे ही साइन थीटा क्या होता है इस ट्राइंगल में, बी अपॉन आर, है ना। तो बी कितना हो गया, आर साइन थीटा। ये बी कितना हो गया, आर साइन थीटा। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था कि जो थीटा के साथ वाला होता है ना वो हमेशा कॉस में होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस में होगा, जो थीटा के साथ नहीं है वो साइन में होगा। समझ में आ गया। अनुज, अनुज लोहान, आशुतोष, भूमि, चिराग, दीपिका, हर्ष, हर्ष का है, क्रिश, लक्ष्य, महक, महक किधर है, मोहित स्वामी, मौसम, मुस्कान, निशांत, प्रिंस, सक्षम, सुमन, सैयदा, विशाल कश्यप, यथार्थ, योगेश। एक दूसरा नुस्खा है, मोहित सर क्या हमारे मोहित सर कंप्लेन मिल रही है कि मोहित सर सिंसियरली नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों सर?
लक्ष्य साहब गायब हो जाते हैं, खड़ा हो सकते हो कौन से वाले हैं, पर मैथ का आना चलो ठीक है, एक साथ नहीं बोलो नहीं भाई, मतलब ऐसे मजाक नहीं, आप स्टडी कर रही हैं पक्का? अच्छा चलो पक्का, बाय बाय बात करते हैं। बायो में किसी को दिक्कत कोई नहीं होता, ठीक है? मैथ में तो हमारे दो चैप्टर आ गए, अब मैथ में किसी को दिक्कत है, चिराग का पता लग गया, और किसी को दिक्कत है मैथ में भाई? ठीक है, उन्होंने लेट ज्वाइन करा, लगते क्लास से गायब हो जाता है ना? ठीक है, योगेश सर ने तो बताया कि आप कर रहे हो, सर ने बताया कि हाँ योगेश भैया कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर। मैं थोड़ा सा टाइट है, इस बार जब मैथ का पेपर हुआ था जेई वाले 25 में से बस 3 से 25 करने के 8 9 होता है, तो मैथ थोड़ा सा टाइट है जेई उसमें सुमन होता है। हाँ नहीं बता नहीं सकते कहते कि नौकरी में होती है मैथ नहीं करता, योगेश काफी ठीक कर रहा है, सुमन बोला कि योगेश कर रहा है, मोहित नहीं पढ़ता है, लग से गायब हो जाता है ना? चिराग में कैलकुलेट किया ना, चिराग में फीडबैक बता रहा हूँ आज की मीटिंग की फीडबैक, और उसके बाद एक बोल पूछता है कि मैथ में बहुत अच्छी हो रहा है, कोई ये नहीं आ रहा है नहीं, सर कह रहे थे कि आप सर कह रहे तो कंटिन्यू। अच्छा भाई अब आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किसी को इश्यू लेट किसने ज्वाइन करा जिसका पहला चैप्टर छूट गया, एक अनुज दो अनुज, दीपिका पहला चैप्टर हुआ था नहीं हुआ, सारा का भी नहीं और किसी का नहीं हुआ, डाउट क्लास में करा नहीं पहला चैप्टर हमने दो बार कोई नहीं, मुझे डाउट कराएंगे ना क्लास में नहीं करेंगे ना, अगर से चीज है डाउट नहीं है ना, आप और तो समझे ना? ठीक है, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम बारी बारी कंफ्यूज है, जगह से आ रही है और चैप्टर लिवर यूनिट एंड डायमेंशन जो कि इसमें दिक्कत लास्ट में दिक्कत यूनिट एंड डायमेंशन पॉइंट प्रिंसिपल कोई दिक्कत फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर सेकंड बस आता है। अच्छा तो पहला कौन सा वही तो यूनिट में पहला अच्छा ठीक है नोट को आगे से सबसे आगे बैठी हाँ सेकंड कौन सा कौन सा बाबा कौन सा क्या फिजिक्स में कौन सा चैप्टर सेकंड काइनेमेटिक्स, तो उसमें क्वांटम कहाँ से आ रहा है? ठीक है मैं समझ गया, या कल आज नहीं पहले करेंगे हाँ भाई कुछ नहीं, हाँ मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट है वो दोबारा कराना है 3 से 4 बजे तक कौन आ सकता है? अरे चलो सैटरडे बताओ 3 से 4 कौन आ सकता है? 3 से 4 अच्छा 2 बजे सैटरडे ठीक है ऐसा करता हूँ, अरे ठीक है ऐसा करता हूँ सैटरडे 2 घंटे क्लास लगा लेते हैं, सैटरडे संडे क्लास लगा लेते हैं जिसमें ठीक है यूनिट मेजरमेंट पर रिवाइज करा केमिस्ट्री क्लास क्या है चेक आप मैं चेक कर हमारा टाइम बन चुका है, मैं चेक कर लेता हूँ अगर इस बार बनते तो अगले वीक
कॉम्प्लेक्स तो हुआ ही नहीं। चिराग का पेपर था तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दी। अगर किसी का पेपर है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो मेरे को बता देना, मैं मनीषा मैम के साथ क्लास लगा दूंगा, ठीक है, कि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। डन है? आप ये नहीं आ रहा है, आप ये नहीं आ रहा है, सब पेपर बताएं, मैथ का पेपर ठीक है। एक बार फर्स्ट चेक कर लेना कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कब हो रहा है, नहीं तो मनीषा मैम के साथ क्लास कर जाएगी आपकी, मतलब आपको पास की बता देंगे हाँ ये होता है एनसीईआरटी लेवल पर आता है, पर ऑनलाइन होगी वो क्लास, फिजिकल नहीं होगा। ठीक है भाई, अगर किसी को मैथ में कोई दिक्कत हो तो बता। अच्छा भाई, क्लास में कोई ऐसा भी है जिसने मैथ बायोलॉजी दोनों एक साथ ले आपके, ऐसा कोई नहीं है ना? चलो अच्छी बात है, ये हर बार मेरे को एक दो मिल जाते हैं जो मैथ साइंस दोनों को एक साथ ही है, ठीक है। तो मैथ वाले जल्दी से लिख लो। मुस्कान मैडम जल्दी है। और कल क्या करना है? पापा क्या बोल रहे हैं? भाई सारे बोलते एक बार सभी के पास अपने अपने मेंबर का उनको रखकर आके मिले, जब उनका मन करे सुबह 9-10 बजे से लेके 6 बजे बाद है ना? डन है? पता? कल मिलते हैं। चिंता मत करो, शिकायत नहीं करो, कुछ इन्फॉर्मेशन से दूंगा कि भाई आप लोग घर पे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, कब उठते हो आप तो हमें कहते जी नहीं मैं तो 5 बजे उठ के पढ़ती हूँ, पता लगा आप मुझसे 7 बजे हो, है ना? समझ गए भाई? दोनों दोस्त हो तो तेरे यहाँ खड़ा हो जाता खड़ा दोस्त नहीं भाई यार यार नहीं किया अभी तक, वही चल रहा है। हाँ जी।